गर्मी में गांव वर्सेस शहरी बहू की रसोई ड्रेस। बाप रे, ये तो गट्टे की सब्जी बनने में कितना टाइम लेती है। ऊपर से इस मई की गर्मी ने मार रखा है। महिमा जल्दी से काम कर ले, बाहर मेहमान बैठे हैं। ये शिकंजी चावल सब तैयार है। अरे बहू, बाहर मेहमान बैठे हैं, काम हुआ तेरा? कब खाना लेकर आएगी? बस 5 मिनट दे दीजिए माँ जी, खाना बस प्लेट में लगाकर ला ही रही हूँ। जब तक शिकंजी दे देती हूँ, 1 मिनट पल्लू तो कर लूं। तब महिमा घूंघट करके बाहर आए मेहमान को शिकंजी देती है और पैर छूकर नमस्ते करती है। वाह, आपकी नई बहू ने शिकंजी बहुत अच्छी बनाई है। जीते रहो बेटा। ये तो है, और भाई साहब आपकी तो बहू भी बहुत संस्कारी है। संस्कारी तो होनी ही थी, आखिर मेरी पत्नी इसे गांव से चुनकर जो लाई है। हमारी बहू गांव की और संस्कारों से भरी हुई है। जाओ बहू, खाना भी परोस दो। जी पापा जी। इतने में महिमा खाना लाकर रख देती है। खाना खाकर भी सब बहुत खुश होते हैं। मजा आ गया बहू, लेकिन इतनी गर्मी में तुमने ये तैयारी कैसे कर ली? किचन में एसी लगा हुआ है क्या? नहीं चाचा जी, रसोई में कोई एसी नहीं है। मुझे ऐसे ही काम करने की आदत है। भला हो भाभी आपका। गांव की बहू बहुत समझदार और संस्कारी है, जो इतनी गर्मी में भी सबके बारे में सोच रही है। अब तो मैं आपकी दूसरी बहू भी देखना चाहता हूँ कि वो कैसी आएगी। इसमें देखना क्या है, वो भी संस्कारों से भरी आएगी। मेरे छोटे बेटे की बहू, अगले महीने शादी है, जल्दी हम आपको बुलाएंगे। अच्छी बात है, हमें भी महंगी महंगी मिठाई खाने का दोबारा मौका मिल जाएगा। मेहमान बहू को शगुन देकर चले जाते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। गायत्री के छोटे बेटे रमन की शादी पल्लवी नाम की शहर की एक लड़की से हो जाती है, जिसका घर में अच्छे से गृह प्रवेश हो जाता है। शादी के कुछ दिन गुजरते हैं। पल्लवी साड़ी पहनकर गर्मी की वजह से काफी परेशान हो जाती है। और एक सुबह, बाप रे बाप, सुबह के 9 बज रहे हैं और इतनी तेज धूप आ रही है ना बाहर से रसोई में। ऊपर से इस रसोई में एसी भी नहीं है। कैसे मैनेज करूं मैं? खाना बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है और मेरा मेकअप भी खराब हो रहा है। पल्लवी, क्या हुआ तुम्हें? क्या होगा मुझे जेठानी जी? आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरा मेकअप खराब हो रहा है? इतनी गर्मी की वजह से धूप आ रही है, मुझे खाना नहीं बनाया जाएगा। आप बना लो, सुबह का काम आप किया करो, मैं रात का काम कर लिया करूंगी। ऊपर से इतनी हैवी साड़ी पहननी पड़ती है और आप घूंघट क्यों करती हो? गर्मी नहीं लगती क्या? लगती है, पर मुझे इस घर में आए हुए 3 महीने हुए हैं। अभी घूंघट कैसे हटा दूं? हटाना तो तुम्हें भी नहीं चाहिए, पर तुम करती ही नहीं हो। हाँ, क्योंकि मैं आपकी तरह गाँव की गवार नहीं हूँ, शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और ये सब घूंघट वूंघट करने की मुझे आदत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये साड़ी भी नहीं पहनना चाहती। ये साड़ी पहनकर कोई रसोई में इतनी गर्मी में कैसे काम कर सकता है? देवरानी जी, आप भी नई नई आई हो, इसीलिए परेशान हो। थोड़े टाइम में आदत पड़ जाएगी। नो वे, आई कांट। क्या बात है पल्लवी बहू? अरे माँ जी, मुझसे इतनी गर्मी में ये भारी सी साड़ी नहीं पहनी जा रही है और मुझे बांधने भी नहीं आती है। मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहती हूँ। और हाँ, मैं सुबह खाना भी नहीं बना सकती, रसोई में बहुत गर्मी लगती है। मैं अब से रात का खाना बनाऊंगी। ठीक है, तुझे रात को खाना बनाना है तो रात को खाना बना ले, लेकिन बहू साड़ी तो तुझे पहननी ही पड़ेगी। अभी तुझे इस घर में आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और कल मेहमान आ रहे हैं, तो ऐसे ही तैयार होना। बड़ा, मैं तो आज ही शॉपिंग करने जाऊंगी और कल वहीं उन मेहमानों के सामने कंफर्टेबल कपड़े पहनूंगी। इनको जो कहना है कहने दो। सास चली जाती है। महिमा पल्लवी के साथ खाना बनाने में मदद करवा देती है। फिर गर्मी लगने की वजह से महिमा अपने पति को साड़ी दिलाने के लिए कहती है, तो उसके साथ सूती साड़ी लेने चली जाती है। वहीं पल्लवी भी मॉल आकर अपने लिए वेस्टर्न ड्रेस खरीदती है। वाओ, ये ड्रेस कितनी सॉफ्ट है और कंफर्टेबल भी। लेकिन माँ जी को मेरे शॉर्ट ड्रेस पसंद नहीं आए, तो उसके लिए भी मैंने लॉन्ग मैक्सी ड्रेस, गाउन और बॉडीकॉन पसंद कर लिए हैं ताकि ये भी पहन सकूं। पल्लवी कपड़े लेकर घर आ जाती है। ओहो, मैं तो भूल ही गई। शॉपिंग करते करते 7 बज गए। घर पर आई हूँ और मुझे अब डिनर भी बनाना पड़ेगा। क्या करूँ? बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, घर वालों को पता ही नहीं चलेगा। पल्लवी फटाफट खाना ऑर्डर करके घर के बर्तन में परोस कर घर वालों को डिनर के टाइम देती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। वाह पल्लवी, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा टेस्ट कल तो नहीं था। हाँ बहू, मुझे भी यही लग रहा है। माँ जी, इस टाइम मुझे परेशान करने के लिए धूप नहीं थी ना, और मसाले नए लेकर आई हूँ, इसलिए सब्जी अच्छी बन गई है, खा लीजिए। हाँ, ये हो सकता है। घर वाले खाना खा लेते हैं। पल्लवी खुश होती है। सुबह गर्मी में बड़ी बहू रसोई में खाना बनाती है, लेकिन अपनी नई सूती साड़ी में। तब सास, अरे बहू, ये तुम बूढ़ों जैसी साड़ी क्यों पहन रही हो? पहले वाली क्यों नहीं पहनी? अरे माँ जी, सुबह धूप में रसोई में इतना सारा काम करना पड़ता है कि पसीना आना रुकता ही नहीं है और हालत खराब हो जाती है, इसीलिए हल्की सूती साड़ी लेकर आई हूँ।
देखिए कितनी अच्छी है पहनने में, अब तो मुझे घूंघट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साड़ी लाकर तूने अच्छा किया, छोटी बहू को भी बता दे, वो भी कल परेशान हो रही थी ना कपड़े पहनने से। माँ जी मैं उसके लिए भी 2 साड़ी लेकर आई हूँ, उसे दे देती हूँ। सुबह सबको चाय नाश्ता और टिफिन देने के बाद महिमा पल्लवी को सूती साड़ी देने जाती है, जिसे देख पल्लवी साड़ी को जमीन पर फेंक देती है। ये क्या जेठानी जी, 80 साल की बूढ़े लोगों वाली साड़ी है, मैं इसे कभी नहीं पहनूंगी, आप रहने दीजिए। कल मैंने अपने लिए शॉपिंग कर ली है, मैं वही पहनूंगी आज। लेकिन पल्लवी एक बार साड़ी पहनकर तो देखो। नहीं मुझे नहीं पहननी। तब महिमा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मेहमान आते हैं तो पल्लवी शॉर्ट ड्रेस पहनकर कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर मेहमान के सामने चली जाती है। ये देख वो शॉक्ड होते हैं। बाप रे छोटी बहू, ये तुम कैसे कपड़े पहनकर आई हो हमारे सामने, कुछ शर्म हया है कि नहीं? अरे इसमें शर्म हया वाली कौन सी बात है, ये मेरी बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है जिसे पहनकर मैं आराम से रसोई में काम कर सकती हूँ। आप लोग नहीं समझेंगे, खाना खाइए। सोचा था तुम बड़ी बहू जितनी संस्कारी होगी, लेकिन अब लगता है यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि आप सबकी इज्जत उतरे, और इज्जत तो मैंने भी नहीं उतारी, बस कंफर्टेबल कपड़ों में आ गई हूँ। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, अब मैं ये सब भी नहीं पहन सकती क्या? देख रही हो ना भाभी, अपनी शहर वाली बहू को कितनी बेकार आई है, इज्जत डुबोने वाली। अरे हद कर दी बहू तुमने तो, फौरन अपने कमरे में जाओ। इतने पर भी पल्लवी जाती नहीं है। तब महिमा हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है, उसे समझाने, लेकिन वो मानती नहीं। दिन गुजरते हैं। पल्लवी शहर की होने के कारण बहुत जिद्दी होती है और घर में मैक्सी ड्रेस और फ्रॉक पहनती है। ऊपर से रात को भी सबको बाहर का खाना खिलाती है। एक रात पड़ोसन घर पर शक्कर लेने आती है, तब पल्लवी बाहर से किए हुए ऑर्डर को सबके सामने परोस देती है। अरे मोरी मैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? गायत्री तेरी शहर वाली बहू ने रात में कैसे कपड़े पहने? इसे कुछ संस्कार नहीं सिखाए क्या? बड़ी बहू देख अभी भी घर में कैसे घूंघट में रहती है। बहू तू फिर से इन कपड़ों में आ गई, सुबह तुझे बहू ने भी समझाया था ना। माँ जी मैं आपसे बाद में बात करूंगी, पहले आप ये बताइए ये मोटी आंटी यहाँ क्या कर रही है? पल्लवी ऐसे नहीं बोलते, वो चीनी लेने आई थी तो मैंने उन्हें रोक लिया कि रात का खाना खाकर जाएं। जेठानी जी आप जानबूझकर ऐसा करती है ना ताकि मैं परेशान हो जाऊं, खाना कम पड़े और मुझे बनाना पड़ जाए। लेकिन सॉरी, मैंने बाहर से खाना ऑर्डर करके लिमिटेड खाना मंगाया है, इन्हें इनकी चीनी देकर वापस भेजो। ये सुनकर सास को गुस्सा आता है और वो पल्लवी को चांटा मारती है। बस बहुत हुआ बहू, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। शहर वाली समझकर हम तुझे बर्दाश्त कर रहे थे, बाहर का खाना भी खा रहे थे, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से तूने पड़ोसी के सामने भी हमारी बेइज्जती कर दी, माफी मांग अभी। हाँ पल्लवी तुमने बहुत गलत किया, माँ जी ने तुम्हें समझाया था, मगर गर्मी से परेशान हो तो मेरी तरह सूती साड़ी या जॉर्जेट की और भी साड़ी पहन सकती हो। खाना बनाने के लिए भी रात को बोल दिया था, पर रोज रोज हम बाहर का कब तक खाएंगे? और तुम्हारा इस तरीके से बड़ों को बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं माफी नहीं मांगूंगी। अगर पल्लवी ऐसा है तो फौरन इस घर से चली जाओ, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं नहीं रमन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी जी सॉरी, मुझे आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे तुम्हारी कोई माफी नहीं चाहिए। सुधा वहाँ से चली जाती है। पल्लवी को अपनी गलती का एहसास होता है। जी मैंने बहुत गलत किया, उन मेहमानों के साथ भी और आंटी जी के साथ भी। मैं चाहती हूँ मैं जेठानी जी से खाना बनाना सीख लूँ और हल्की साड़ी पहनना, फिर मैं उन सबको घर पर दोबारा इनवाइट करूँ, और मैं पक्का ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अगले दिन से ही पल्लवी गांव वाली बहू की तरह सूती साड़ी पहनकर रसोई में खाना बनाना सिखाती है, और एक हफ्ते बाद उन्हीं मेहमान और पड़ोसी को घर पर खाना बनाकर परोसती है, जिसे खाकर मेहमान बहुत खुश होते हैं। तुम्हारा ये रूप देखकर अच्छा लगा बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, पर अब तो तुमने खाना भी अच्छा बनाया है। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही संस्कारी से भरी रहो। हाँ बहू, इस बार तुम ऐसे कपड़ों में भी अच्छी लग रही हो और खाना भी बढ़िया है। और आज मैं तुम्हें दिल से माफ कर रही हूँ, क्योंकि तुमने मॉडर्न होने के बाद भी खुद को बदल लिया, और शर्म तो आंखों से होनी चाहिए, पर्दा करना तो बात की बात है। आप सबने मुझे माफ कर दिया, उसके लिए थैंक यू। जेठानी जी आपने मुझे बदल दिया, इसके लिए भी थैंक यू। इस तरह पल्लवी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। मेरी बच्ची अपना ख्याल रखना, अब से तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे ससुराल में काफी सारे लोग हैं, हो सकता है कभी तुम्हें किसी की बात अच्छी ना लगे, कभी तुम्हें कोई डांट दे, लेकिन कभी उनकी बात का बुरा मत मानना। वो जो कहेंगे करेंगे, उसमें तुम्हारी भलाई होगी। जी माँ, आपने जो जो मुझे कहा है मैं उन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। माँ आप अपना ख्याल रखना। अपनी माँ से विदा लेकर शीतल अपने पति विनोद के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है।
कुछ ही देर में विनोद शीतल को लेकर अपने छोटे से घर जा पहुंचता है। विनोद का ये छोटा सा घर तकरीबन 30 लोगों से भरा था। पूरा परिवार अपनी नई बहू का काफी प्यार से स्वागत करता है। शीतल बहू, ये तुम डब्बे के अंदर क्या लेकर आई हो? हमने समधन जी से कहा तो सही था कि हमें दान दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। माँ जी, वो आपने मना तो किया था, लेकिन इस तरह खाली हाथ भेजना मेरी माँ को ठीक नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन एक फर्राटेदार पंखा दिया है। ये काफी अच्छा पंखा है। तुम सच कह रही हो? तुम पंखा लेकर आए हो दहेज में? ये तो काफी बढ़िया किया तुमने। वैसे भी इस एक पंखे में तो हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता था। चलो जल्दी से तुम्हारा नया पंखा खोल कर देखते हैं। रुक जाओ, तुम लोगों में तो सबर नाम की चीज ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है नया पंखा इस्तेमाल करने की। अभी चल तो रहा है पुराना पंखा, जब ये खराब हो जाए तो नया पंखा इस्तेमाल करेंगे। शीतल की दादी सास कलावती इतना बोल ही रही होती है कि तभी छत पर लगा उनका पंखा चलते चलते बंद हो जाता है। अरे ये पंखा अपने आप चलते चलते बंद कैसे हो गया? कहीं बिजली तो नहीं चली गई? नहीं माँ, बिजली तो आ रही है। लगता है हमारा पंखा दोबारा से खराब हो गया। नाक में दम करके रख दिया है। 1 हफ्ता पहले ही तो इसे सही करवा कर लाया था, अब दोबारा से खराब हो गया। अब लगवाओ दोबारा पैसे इसे ठीक करवाने में। कोई जरूरत नहीं है दोबारा पैसे डालकर इसे ठीक करवाने की। नया पंखा लेकर आई है तो क्यों नहीं इसी का इस्तेमाल कर लें। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसी बहाने हमें इस नए पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाने को भी मिल जाएगी। आतिश और कमलेश मिलकर पंखे को बाहर निकालते हैं और जैसे ही उसे चालू करते हैं तो नए पंखे की ठंडी ठंडी हवा के सामने पूरा परिवार मदहोश होकर बैठ जाता है। माँ, इस नए पंखे में से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। हमारा पुराना पंखा तो बिल्कुल भी हवा नहीं देता था। मुझे तो इस नए पंखे की ठंडी हवा में नींद भी आने लग गई है। मैं तो चली सोने। शीतल, तुमने काफी अच्छा किया दहेज में पंखा लाकर। इस पंखे की हमारे परिवार को काफी ज्यादा जरूरत थी। अब तो नए पंखे की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर हम सब चाय भी पी सकते हैं। अपने ससुराल वालों को इतना खुश देख शीतल भी काफी ज्यादा खुश थी और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। शादी की सारी रस्मों के बाद अब शीतल घर की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। भाभी, आज तो काफी सारे कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए। मैं कपड़े भीगने के लिए डाल देती हूँ, तब तक आप लोग भी आ जाइए, साथ मिलकर धोएंगे तो जल्दी धुल जाएंगे। आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। शरीर में आज काफी दर्द हो रहा है। थोड़ी देर मुझे आराम करने दो, आज कपड़े तुम धो लो। मेरी तो ठीक से नींद भी पूरी नहीं हुई है। कपड़े ठीक से नहीं धुले तो माँ जी काफी गुस्सा करेंगी। कोई बात नहीं भाभी, होता है, मैं कपड़े धो देती हूँ। शीतल बाहर आंगन में जाकर कड़ी धूप में ढेर सारे कपड़े धोती है और थक हार कर पसीने से तरबतर होकर शीतल पंखे के सामने जैसे ही आकर बैठती है। अरे बहू, पंखे के सामने आकर बैठ गई। हम सब बैठे तो हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तुझे? जा अब खाने की तैयारी कर, मैं तो आज खिचड़ी खाने में खाऊंगी। बहू, मेरा तो दाल चावल खाने का मन कर रहा है और साथ में आलू का चोखा भी बना देना। मैं तो आलू मटर की सब्जी और रोटी खाऊंगी। भाभी, मेरे लिए तो आप आलू के पराठे बना देना। एक एक शीतल के देवर, जेठ, नंद, जेठानी, सास, ससुर सब शीतल को खाने का मेन्यू बता देते हैं और बेचारी गर्मी से परेशान हो रही शीतल दोबारा से चूल्हे पर जाती है और सबकी फरमाइश का खाना बनाने लगती है। कई देर तक खाना बनाने के बाद जब शीतल थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठती है। अरे बहू, तो फिर आकर बैठ गई हवा खाने के लिए? अरे घर में इतने सारे काम पड़े हैं, चल जल्दी से झाड़ू पोछा कर लिया और फिर बाहर से सब्जी भी ले आना। सभी लोग सुबह से शाम तक शीतल को कुछ न कुछ काम बताते रहते हैं और बेचारी शीतल 1 मिनट के लिए भी अपने लाए हुए पंखे की ठंडी हवा में नहीं आ पाती। रात में भी सोने के वक्त सभी पंखे के सामने सो जाते हैं और बेचारी शीतल घर के कोने में पड़ी गर्मी से परेशान होती रहती है। क्या मुसीबत है, मेरा ही पंखा है और मुझे ही हवा खाने को नहीं मिल रही है। गर्मी से परेशान हो गई हूँ सुबह से। गर्मी के चलते शीतल ठीक से सो भी नहीं पाती थी और अब यही हर रोज शीतल का हाल होने लगा था। घर का सारा काम खत्म कर दिया, अब थोड़ी देर तो हवा खा लेती हूँ बैठकर। शीतल पंखे के सामने बैठी हुई थी कि तभी बाहर से उसके तीनों देवर आ जाते हैं। भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। मैं काफी थक गई हूँ, आज खाना तुम ले लो और अपने दोनों भाइयों को भी दे दो। अगर भाभी के होते हुए हम देवर को ही खाना लेना पड़े तो भला आपका क्या काम? भाभी, हम काफी थके हुए हैं, दे दो ना खाना। शीतल अपने देवर से कुछ नहीं कहती और उठकर उन्हें खाना देने लगती है। थोड़ी देर में घर के सारे मर्द भी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। सबको खाना देने के बाद जब शीतल दोबारा हवा के लिए बैठती है कि तभी शीतल की जेठानी सुशीला जाकर उसके कान में कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सभी मर्दों के बीच में कैसे बेशरम बनकर बैठ गई हो? उठो और दूसरे कमरे में जाकर बैठो।
शीतल को गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो अपनी जेठानी से कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोपहर का समय था और घर में भी कोई नहीं था। शीतल पंखे की ठंडी हवा के सामने सो रही थी कि तभी घर के बच्चे आकर शोर मचाने लगते हैं। अरे बच्चों, क्यों शोर मचा रहे हो? बाहर जाकर खेलो। चाची बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में हम लोग खेलेंगे कैसे? आप एक काम करो, आप दूसरे कमरे में चले जाओ। हाँ चाची, हम दूसरे कमरे में चले जाइए ना। शीतल दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन गर्मी के चलते बेचारी शीतल को नींद ही नहीं आती। जब से इस 30 लोगों के परिवार में एक पंखा आया था, तब से हर कोई काम चोरी करते हुए पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाता और घर की सारी जिम्मेदारी नई नवेली बहू शीतल पर आ चुकी थी। माँ जी, मेरे तीनों देवर काफी बड़े हैं, तो वो नौकरी क्यों नहीं करते हैं? जेठ जी का भी काम कभी कभी ही होता है। घर में सारी जिम्मेदारी मेरे पति की ही रहती है। अगर घर में सब लोग काम करेंगे तो घर का खर्च भी अच्छे से निकल जाएगा और 4 पैसे भी बचेंगे। ये कैसे बहू लेकर आई है तू? अब तेरी बहू सिखाएगी हमें अब घर में किसको नौकरी करनी चाहिए और किसको नहीं। अरे अभी उन लोगों की उम्र ही क्या है, सिर्फ 21 साल के ही तो हैं और तेरा पति 26 साल का है और 21 और 26 साल में तुझे फर्क नहीं पता है क्या? शीतल की बात को समझने की बजाय सभी घर में उसे ही ताने देने लगते हैं। तो वहीं आज शीतल सोने से पहले जब पंखा अपनी तरफ करके सोने लगती है तो तुमने पंखा अपनी तरफ क्यों कर लिया? अब हम लोग कैसे सोएंगे? भाभी, मुझे गर्मी में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, आप पंखा इधर करिए। जिस तरह गर्मी में आप लोगों को नींद नहीं आती है ना, ठीक उसी तरह मुझे भी नींद नहीं आती है। क्या हुआ अगर मैंने थोड़ा सा पंखा अपनी तरफ कर लिया तो? भूलिए मत, ये पंखा मैं अपने दहेज में लेकर आई हूँ। तो भाभी, अब आप अपने दहेज में लाए हुए पंखे पर रौब जमा रही हैं क्या? पंखा ही लेकर आई हैं, कोई बुर्ज खलीफा नहीं जो इतना इतरा रही हैं। आज से पहले कभी हमारे परिवार में तेरा मेरा नहीं हुआ बहू, आज तो तूने ये बात कर दी। आइंदा ऐसी बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। सभी लोग पंखा अपनी तरफ कर लेते हैं और बेचारी शीतल को आज भी गर्मी में ही सोना पड़ता है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। हर रोज गर्मी में रहने की वजह से शीतल काफी चिड़चिड़ी होने लगी थी। तो वहीं आज खाना बनाते बनाते शीतल को हल्के हल्के चक्कर आने लगते हैं और अब वो बिना किसी के बारे में सोचे खुद पंखे की ठंडी हवा के सामने जाकर बैठ जाती है, जिसे देख अरे बहू, बदतमीजी की भी हद होती है। हम सब बैठे हैं पंखे के सामने, लेकिन तू फिर से मुंह उठाकर आ गई। अरे कम से कम बड़ों का तो लिहाज कर, तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया क्या? आजकल के लड़कियों का तो यही है, न जाने क्या सिखाते हैं उनके मायके वाले इन्हें। आज तक शीतल सिर्फ अपनी माँ की कही हुई बातों को याद करके चुप थी, लेकिन आज जब शीतल के ससुराल वाले उसके ही माँ के संस्कारों पर उंगली उठाते हैं तो शीतल चुप नहीं रह पाती। बस बहुत हुआ, मैं आप लोगों की अब और नहीं सुन सकती। अरे हद होती है किसी चीज की। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी माँ के संस्कारों पर उंगली उठाने की? अगर वो मुझे ऐसे संस्कार न देती ना, तो आप इस पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठकर आराम नहीं फरमा रहे होते। ये पंखा दहेज में मैं इसलिए लेकर आई थी ताकि हम सब लोग इसकी ठंडी हवा के सामने आराम कर सके, लेकिन आप लोगों ने तो इस पर ऐसा कब्जा किया मानो जैसे ये पंखा आप लेकर आए हैं। किसी ने भी मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है, लेकिन नहीं, सभी को तो बस काम चोरी करनी है। विनोद देख रहा है तेरी पत्नी क्या बकवास करे जा रही है। माँ सच कहूँ तो शीतल बकवास नहीं कर रही, वो सच कह रही है। घर में इतने सारे लोग हैं जो कमा सकते हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ मैं ही करता हूँ। सुबह से शाम तक गधा मजदूरी करने के बावजूद भी अगर मेरी पत्नी को उसके ही दहेज में लाए हुए पंखे की थोड़ी सी भी हवा नसीब नहीं होती तो मुझे कैसा लगेगा? अरे मेरे तीनों भाई पूरा दिन आवारागर्दी करते हैं, लेकिन कोई भी 10 पैसे नहीं कमाता। जब तक हम सब मिलकर एक साथ मेहनत नहीं करेंगे तब तक इसी तरह हमारी जिंदगी की रेलगाड़ी चलती रहेगी। विनोद की बात सुनकर आज पहली बार घर में सभी को इस चीज का एहसास हुआ था और अब अगले दिन से ही विनोद की तीनों छोटे भाई अलग अलग जगह पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं विनोद का बड़ा भाई भी अब एक पक्की नौकरी ढूंढ लेता है, जिससे अब घर में जहां 4 पैसे ज्यादा आते तो वहीं जल्दी घर में अब 1 से 3 पंखे हो जाते हैं, जिसकी हवा में अब ये 30 लोगों का परिवार एक साथ आराम से रहता है।